Saurabh Yadav. I scored 621 in NEET 2022 in first attempt and I also cleared KVPY SX. तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि आप NEET 2023 के लिए कैसे प्रिपेयर करें टू स्कोर अ डिसेंट मार्क्स एंड अ गुड रैंक. ओके, सो वील स्टार्ट. आपके पास देखो जितना टाइम है, कितना टाइम है आपके पास NEET 2023 के लिए. आपके पास है 6 महीने. देखो भाई, तुम्हारे पास अब 6 महीने हैं और 6 महीने में एक्यूरेटली सोचे तो तुम्हारे पास 4 महीने हैं, क्योंकि लास्ट के 2 महीने रिवीजन और टेस्ट देने में निकल जाएंगे, तो हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं. देखो अब तुम्हारे पास है 6 महीने, ठीक है. तुम्हारे पास है 6 महीने. अब अगर देखो, अब दो टाइप के बंदे होंगे यहाँ पर, जो स्क्रैच से शुरू करेंगे पढ़ाई, मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और कुछ होंगे जिन्होंने काफ़ी पढ़ रखा है, उनको बस थोड़ा कुछ और पुश की ज़रूरत है. तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो स्क्रैच से शुरू करेंगे. देखो यार, तुम्हें अपने जो सारे चैप्टर्स हैं उन्हें कैटेगराइज कर लेना है इजी, मीडियम और टफ में. ई का मतलब है इजी, एम का मतलब मीडियम और टी का मतलब टफ. ठीक है, तो जो इजी वाले चैप्टर्स हैं वो तुम पहले करो. इजी वाले चैप्टर्स अगर तुम पहले करोगे वो कम टाइम भी लेंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा. देखो यार, एक सिंपल साइकोलॉजी होती है कि अगर एक बंदा चैप्टर कर रहा है, 96 चैप्टर्स है तुम्हारे कोर्स में, तो अगर तुम मान लो 15-20 चैप्टर इजी हैं, तो इजी जल्दी जल्दी होंगे तो तुम्हें लगेगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट जल्दी जल्दी हो रहा है. और अगर तुम सीधा टफ पे चले जाओगे तो वो तुम्हारे लिए साइकोलॉजिकली और वैसे भी काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा कोप अप करना. तो मेरी एडवाइस है कि पहले तुम इजी स्टार्ट करो, फिर मीडियम और फिर टफ. तो ऐसे काफ़ी प्लान तरीके से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. देखो यार, अब जो बात आती है, कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने भी फेस की थी ये प्रॉब्लम, कि आप काफ़ी टाइम तक बैठ नहीं पाते, मतलब आप 3-4 घंटे नहीं बैठ पाते लगातार. ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो नथिंग टू वरी अबाउट. देखो इसका एक सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पे देखा था और काफ़ी जगह पढ़ा था कि एज अ लॉन्ग स्ट्रेच के लिए आपको शुरू शुरू में आप 1 घंटा बैठो, 60 मिनट्स बैठो आप, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 60 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो. ऐसे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनती जाएगी और आप ऐसे बर्न आउट भी नहीं होगे. समझ रहे हो. अगर आप शुरू शुरू में जोश जोश में आप 3-4 घंटे बैठ लिए और फिर आपका मन नहीं करेगा, फिर बर्न आउट हो जाओगे. तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने के लिए और ज़्यादा ठीक रहने के लिए आप ये 60-10 वाली टेक्निक ट्राई कर सकते हो. आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से. या तो आप 30 मिनट्स 5 मिनट कर लो, कि आप 30 मिनट पढ़े और 5 मिनट आपने आराम कर लिया. तो ये वाली टेक्निक भी काम करती है. ये आप इनिशियल मतलब 15-20 दिन करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी. उसके बाद आप क्या करो कि फिर आप 2 घंटे 20 मिनट रखना शुरू कर दो. 2 घंटे बैठो और 20 मिनट का ब्रेक लो. फिर आप 3 घंटे आधा घंटा, 3 घंटे आप बैठे और आपने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया. ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो. आपको यही 60-10 हमेशा नहीं रखना, आपको बढ़ाते जाना अपना लेवल. आप एक जगह रहोगे तो आप स्टक हो जाओगे. नीट का एग्ज़ाम है 3 घंटे 20 मिनट का, तो अगर हम 3 घंटे भी मान के चले तो आप ऐसे कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाएंगे तो आप आराम से 3-4 घंटे आराम से बैठ पाओगे और नीट के एग्ज़ाम के लिए उतना ही आसान रहेगा. देखो अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स की अप्रोच पे, कि हम सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करें. देखो यार, एक कॉमन अप्रोच होती है सबकी कि आप पहले लेक्चर पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. देखो लेक्चर तो आप सब कर रहे होंगे अभी, और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं. आपकी आपके कई कोचिंग में आपको ऑनलाइन नोट्स दे देंगे या फिर आपको पीडीएफ बना के दे देंगे. वो आप अगर आप उनसे पढ़ रहे हो, वो आप अपने आप को ही हार्म कर रहे हो. आप उसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा पा रहे. आपको लग रहा होगा कि मैं बनाने नहीं पढ़ रहे, आपको टाइम सेव हो रहा होगा, बट वो टाइम सेव नहीं हो रहा, आपका टाइम वेस्ट होगा. आप एक डिजिटल मीडिया में बार बार खोलोगे, आप ऊपर से उसी चीज़ में आपके यूट्यूब और अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स होंगे और वहाँ पर आप इंटरमिंगल हो जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो मतलब आप पहले लेक्चर पढ़ो, फिर खुद नोट्स बनाओ, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाओ. या अगर आपके टीचर अगर साथ साथ नोट्स नहीं भी बना पा रहे, तो आप पीडीएफ से पढ़ो, बट उनको साथ साथ अपने खुद भी नोट्स बनाओ. एकदम डिजिटल पे रिलाय मत करो. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर. देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया, हर चैप्टर के साथ वेरी करती है. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. आपने हेलो एल्केन्स किया, आपको लगा कि आपको नोट से पढ़ने के बाद सब कुछ आता है, बट ये कॉमन मिस्टेक होती है जो आधे 99% लोग करेंगे, पर आपको नहीं करनी है. कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप निगलेक्ट कर दोगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा. आपने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस निगलेक्ट कर दी, की फैक्टर आप निगलेक्ट कर दोगे, तो आपका बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी नीट के पेपर में, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे और सारे न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे. समझ रहे हो.
तो उसके बाद आपको अपनी मिस्टेक्स मार्क करनी है। आपने मान लो आपने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, 100 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए, तो उनमें से आपके कम से कम मान लेते हैं 5 क्वेश्चंस तो आपके गलत हो गए। अगर आपके जब 5 क्वेश्चंस गलत होंगे तो आपको मार्क कर लेने हैं यहाँ पर, या तो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो आपको उनका नोटबुक में उनका लिख लेना है सब कुछ, जो भी उनका कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन को लिखो, कॉन्सेप्ट को लिखो और फिर उनको याद कर लो। ठीक है, अब अपनी एक मिस्टेक बुक बना लो अलग से, वो एक ठीक रहेगी। एक पतली सी बुक ले लो और उसको मिस्टेक बुक नाम दे दो और फिर उसमें अपनी सारी मिस्टेक्स लिख दो, समझ रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है रिविजन। जब तक आप रिविजन नहीं करोगे ना, तब तक आपकी जो भी ये मेहनत थी सारी, लेक्चर्स, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मार्किंग मिस्टेक्स, जब तक आप रिविजन नहीं करोगे ये सारी फ्यूटाइल है, ये सारी कोई काम की नहीं रहेंगी फिर, समझ रहे हो। तो रिविजन को एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देनी है आपको। ओके, तो अब हम आते हैं सिलेबस कंप्लीशन। हमने आइडियल ले लिया है कि आपका आइडियल ही वर्स्ट केस होता है अगर आप 2 महीने पहले ले भी लो, 2 महीने तो आपको कंप्लीट करना ही, 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। ओके, तो अब सिलेबस कंप्लीशन आपका अराउंड फेब में हो चुका है। ओके, अब आपका सिलेबस कंप्लीट फेब में हो चुका है। अब सिलेबस कंप्लीशन का ये मतलब नहीं होता कि हमने सारे चैप्टर एक बार पढ़ लिए हैं, हमने कुछ के नोट्स हैं, कुछ के नोट्स नहीं हैं, हमने एक बार गो थ्रू कर लिया है, वो नहीं होता सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन होता है कि आपके पास सबके नोट्स हो, ठीक है, आपके पास सब चैप्टर के नोट्स हो। जैसे 96 चैप्टर है, 96 चैप्टर के नोट्स हो आपके पास, और शॉर्ट नोट्स हो। देखो शॉर्ट नोट्स हर बंदे की प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आप बायो के लिए बना सकते हो, बट मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि बायो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक टोटल फुल इंपॉर्टेंट है, आप उसमें से क्या ही छाटोगे। तो बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री बचा। अब फिजिक्स में वो वाले चैप्टर्स उठाओ जो ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिनमें ज़्यादा फार्मूला यूज़ होते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ये चैप्टर हो गए, इनमें काफ़ी फार्मूले यूज़ होंगे और उनको याद करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनके अपनी एक कॉपी लो अपनी शॉर्ट नोट्स की और अपने नोट साइड में रखो। जो नोट्स में जो सर ने फॉर्मूला लिखवा रखे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, बस रिजल्ट्स, उनको आप अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख दो। देखो उनका ये फ़ायदा रहेगा कि शॉर्ट नोट्स में आपको बार बार बस आपको शॉर्ट नोट्स एक बार देखने हैं, और नोट्स में आपको फुल गो थ्रू करना पड़ेगा और फिर काफ़ी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। 2 महीने में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप नोट्स वापस से पढ़ो। ठीक है, और अपनी जो आपने मिस्टेक हाईलाइटेड कर रखी थी वो आपके पास एक जगह पे होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने उस बुक में मार्क करी थी, वो बुक कहीं और पड़ी हुई है, वो चीज़ कहीं और है। एक कंसोलिडेटेड जगह पे होनी चाहिए वो चीज़। और जो भी आपके डाउट्स थे, देखो डाउट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर। जब तक आप डाउट सॉल्व नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपका कहाँ कॉन्सेप्ट लैक कर रहा था और आपने कहाँ गलती की है। तो डाउट सॉल्व करना सबसे बड़ा मतलब एक फैक्टर होता है आपकी पूरी नीट प्रिपरेशन में। और लास्ट के 2 महीने में आपको काफ़ी डाउट आने वाले, क्योंकि आप काफ़ी मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हो और काफ़ी कुछ करने वाले हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, समझ रहे हो। देखो अब आ गए लास्ट 2 मंथ्स। इन लास्ट 2 मंथ्स में आप या तो बून की तरफ जा रहे हो या तो आप रूइन की तरफ जा रहे हो। इन लास्ट 2 मंथ्स में आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं खोना है। उस टाइम पे आपको अपना एकदम आइडियल तरीके से रहना है और आइडियल तरीके से प्रिपरेशन करनी है और अपना गो थ्रू करना है अपनी सिलेबस से। ओके, तो उस टाइम पे आपको बस रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। देखो अब रिवीजन का मतलब ये नहीं आ जाता कि आप अपने पूरे जो नोट्स थे वो वापस से पढ़ो। इतना टाइम है नहीं अपने पास, 50 पेज के नोट्स हैं और अपने पास इतना टाइम है नहीं हम 50 पेज के नोट्स पढ़ें। देखो बायो के लिए तो आप बायो के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो सीधा। बायो के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो। और केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ठीक है, उसमें आप सारी केमिकल रिएक्शंस वगैरह लिखो, या फिर आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ लो। मतलब आपने जो हाईलाइट की हुई थी, मैंने इस पॉइंट पे बता रखा है कि आप जब नोट्स बनाओ या कुछ चीज़ें करो तो हाईलाइट कर लो चीज़ों को। तो जो आपने वो चीज़ कर रखी थी उन्हें वापस से गो थ्रू कर लो। पूरी एनसीईआरटी से गो थ्रू नहीं होना, कुछ कुछ मेन चीज़ों से गो थ्रू होना है, समझ रहे हो। और उस टाइम पे मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है लास्ट के 2 महीने में। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा ही आपको पता लगेगा कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न पहले था और कैसा आजकल की कोचिंग वगैरह दे रही है। ठीक है, तो कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड कोचिंग की आप मॉक टेस्ट सीरीज़ खरीद लो, जैसे कोई भी ले लो, PW, आकाश, एलन वगैरह, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल जाएंगी वो, तो उनसे प्रैक्टिस करो। देखो अब आपका माइंड तो ट्रेन हो गया उन 2 महीने में, अब आपको अपनी बॉडी भी ट्रेन करनी है
कि आप उस टाइम पे मतलब आप 2 to 5:20 PM आप अपने फुल एफिशिएंसी में रहो, 100% एफिशिएंट रहो आप। आपको थोड़ा सा भी लेजीनेस, थोड़ी सी भी एनजाइटी वगैरह फील ना हो। उसके लिए आपको जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देने उस टाइम पे आपको देने पड़ेंगे अपने 2 महीने के गैप में, और आपको इसी टाइम पे देने हैं 2 से 5:20 PM। अब अपना टाइम 5 PM रख लेना अपना एक क्या कहते हैं, एक एज फॉर सिक्योरिटी, कि अगर आप 5 PM तक अपना पेपर कंप्लीट कर ले तो 20 मिनट आपके पास पूरा रिविजन के लिए रहता है, समझ रहे हो। तो 2 to 5:20 PM आपको अपने पेपर मॉक टेस्ट लिखने हैं, और अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन करो कि आप 7 घंटे सो भी लो, और उस टाइम मतलब दोपहर के टाइम जहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को नींद आती है, उस टाइम पे आप अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हो अपना, समझ रहे हो। तो मेरा जो टाइम था, मैं ऑलमोस्ट इस टाइम से या इससे 1 महीने पहले मैंने अपना ही शेड्यूल बना लिया था कि मैं 2 AM से 9 AM तक सोऊंगा। तो मतलब आप 7 घंटे की स्लीप भी ले रहे हो, और अपने आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस आउट भी नहीं कर रहे हो। देखो, मैं मोर और एवर रात को ही पढ़ता था ज़्यादा, तो मेरे लिए टाइम ज़्यादातर सूट करता था। तो अब वो अपने हिसाब से कर लो उस टाइम को मॉडिफाई, क्योंकि देखो यार, ज़्यादा जल्दी उठने का कोई, एज़ फॉर मी, मुझे दोपहर तक नींद आने लग जाती थी, तो मेरे लिए वो काफ़ी सही नहीं रहता था, तो इसलिए मैं इस टाइम को फॉलो करता था। अब वो आपकी चीज़ है, आप किस टाइम को फॉलो करो। तो यार यही था जो मुझे आपको बताना था नीट 2023 की प्रिपरेशन के बारे में। तो इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।